Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz. So start with the topic characteristics of enzyme. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स के किन किन बेसिस पे और क्या क्या चीज़ें हैं जो इंजाइम को डिस्क्राइब करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 1878 में विलियम कोहनी ने क्या किया, इनको डिस्क्राइब किया, इनके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया. इन्होंने बताया कि जो इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से मिलके बने हैं. प्रोटीन इंजाइम का यूनिट है. कहा यह जाता है कि प्रोटीन्स जब मिलती हैं तो वो क्या बनाते हैं, इंजाइम. प्रोटीन्स मिलेंगी तो वो 3 डायमेंशनल यूनिट एक मॉलिक्यूल बनाएंगी. 3 डायमेंशनल जो मॉलिक्यूल बनेगा वो हमारे पास एक इंजाइम कहलाएगा. ये जो इंजाइम है इनका जो यूनिट है वो अमाइनो एसिड होता है. मतलब अमाइनो एसिड जो है वो एक्यूमुलेट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हमारे पास प्रोटीन्स मिलेंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंजाइम. तो इस तरह से हमारे पास क्या बनते हैं, स्पेसिफिक इंजाइम. अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये तो इसका स्ट्रक्चर था. अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो हम ये कहते हैं कि जितने भी इंजाइम्स हैं वो किससे बने हैं, प्रोटीन से. ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट इंजाइम्स. सारे इंजाइम प्रोटीन से बने हैं लेकिन सारी प्रोटीन्स इंजाइम नहीं होती हैं. अब ये तो हमें पता है ना कि हमने प्रोटीन की एक्यूमुलेशन करवाई, इकट्ठा किया उनको, अब स्पेसिफिक एक इंजाइम बना लिया. लेकिन सारी जो प्रोटीन्स होती हैं वो इंजाइम्स ही नहीं बनाती, उनका और भी बहुत से फंक्शंस होते हैं. इसीलिए हम ये मानते हैं कि all enzymes are made up of proteins but all proteins are not of enzymes. ठीक है, and they made up of amino acids. ये थी इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो जो हमारे पास इंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब इंजाइम किसी भी कैटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेटेड होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्चुअल केमिकल रिएक्शन से मिलियन टाइम्स मोस्ट फास्टर क्या करवा देते हैं उसी केमिकल रिएक्शन को जो हमारे पास अनकैटालाइज्ड होता है. अनकैटालाइज्ड केमिकल रिएक्शंस को अगर कंपेयर किया जाए कैटालाइज्ड केमिकल रिएक्शन से तो वो मिलियन टाइम्स जो होता है क्या होता है, फास्टर होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ दिस. अगर हम बात करते हैं इंजाइम की तो इंजाइम के पास क्या होता है, स्पेसिफिक साइट्स होती हैं. स्पेसिफिक साइट्स होती हैं. हर इंजाइम स्पेसिफिक होता है हर केमिकल रिएक्शन के लिए. स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जो कि आके बाइंड कर जाती हैं किसके साथ, उस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ. इसीलिए इनको इंजाइम को स्पेसिफिक कहा जाता है. अगर हम इनकी स्पेसिफिक साइट की बात करें तो देखा यह जाता है कि इंजाइम और सबस्ट्रेट इनकी जो है वो कंपोजिशन ही कुछ इस तरह से होती है. इनकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से होती है कि स्पेसिफिक जो साइट होती है वो आके स्पेसिफिक साइट पे बाइंड करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट. पूरा का पूरा इंजाइम जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता. जस्ट उसकी जो एक्टिव साइट होती है वो आके क्या करती है, बाइंड कर देती है सबस्ट्रेट के ऊपर. जब सबस्ट्रेट के ऊपर बाइंड करती है वो उसकी एक्टिव साइट होती है तो वो रिएक्शन को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है. इसीलिए सिर्फ लिटिल जो पोर्शन होता है वो क्या करता है, एक्टिवेशन प्रोवाइड करता है और रिएक्शन बूस्ट अप हो जाता है. उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनहिबिटर और एक्टिवेटर की तो ये कि इंजाइम्स जो होते हैं वो सेल की फेट पे ही डिपेंड करते हैं. उसी के अकॉर्डिंग सेल को जो नीड है, अगर सेल को नीड है वो इन्हांस करवा दे तो एक्टिवेशन हो जाएगी. अगर सेल को नीड है कि वो स्टॉक कर दे एक्टिवेशन एनर्जी तो क्या हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगी. तो सेल जो है वो इनहिबिट भी करवा सकता है, एंजाइम जो है इनहिबिट भी हो जाता है और जो है वो एक्टिवेशन भी, दोनों जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करता है. अब हम इससे नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. अब अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती. अब ऐसे जो केमिकल रिएक्शन या ऐसे जो एंजाइम जिनको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या फिर आइंस के साथ. जब वो उनके साथ बाइंड होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, कोफैक्टर. अब अगर हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की तो कोफैक्टर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. मतलब कोफैक्टर्स जो हमारे पास बना जिसके पास कोई भी मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं है, वो नॉन प्रोटीन पार्ट है तो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल या फिर आयन है, तो वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं. अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की, अगर ऑर्गेनिक कोएंजाइम है, ऑर्गेनिक कोएंजाइम, अगर ऑर्गेनिक कोएंजाइम क्या करे कि वो
टाइटली बॉन्ड कर जाए सबस्ट्रेट के पार्ट के साथ तो वो क्या बना देगा, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली बॉन्ड करे सबस्ट्रेट के साथ तो वो क्या बना देगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर यही ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच करे, टाइटली अटैच नहीं कर रहा, लूजली अटैच कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ तो वो क्या बना देगा, कोएंजाइम। क्या बनाएगा, कोएंजाइम। अब हमारे पास बहुत से कोएंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शंस को बूस्ट अप करते हैं, जिनमें हम बात करते हैं रिबोफ्लेविन की, थायामिन की और फोलिक एसिड की। तो ये कुछ हमारे पास कोएंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को फास्टर कर देते हैं। अब अगर हम इसके नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एंजाइम का अटैक हो, जिसमें एंजाइम ऐड करवाएं, तो वो क्या करते हैं, एक मेटाबॉलिक पाथवे देते हैं, एक स्ट्रेट जो लीनियर पाथवे देते हैं। अब उस पाथवे में होता क्या है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट अटैच होते हैं, तो वो फिर क्या देते हैं, प्रोडक्ट्स। जब ये प्रोडक्ट्स बनते हैं तो फिर ये वाला जो एंजाइम होता है ये क्या कर देता है, सेपरेट हो जाता है। जब ये सेपरेट हो जाएगा तो ये सेपरेट क्या करेगा, फिर से जो नेक्स्ट हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे उसमें जाके प्रोडक्ट्स देगा। तो ये थी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की कुछ एंजाइम्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर हम इनके बात करते हैं यूजेस की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, कि एंजाइम हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे यूज़ हो सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यूजेस ऑफ एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं और किस किस तरीके से यूज़ हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं फूड इंडस्ट्री, तो फूड इंडस्ट्री में किस तरह से होंगे, क्योंकि हमें पता है कि एंजाइम्स जो हैं वो बेसिकली कंपोजिशन है किसकी, प्रोटीन्स की। तो जब एंजाइम ब्रेक डाउन होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टार्च में। एंजाइम जब ब्रेक डाउन होंगे तो स्टार्च में कन्वर्ट होंगे, तो उस स्टार्च को एज अ प्रोटीन या एज अ फूड सोर्स जो है वो यूज़ किया जा सकता है, और इससे हम क्या बना सकते हैं, बन, ब्रेड एटसेट्रा। नेक्स्ट की बात करते हैं बेवरिंग इंडस्ट्री। तो बेवरिंग इंडस्ट्री में हमारे पास क्या होता है कि जो एंजाइम है वो ब्रेक डाउन होते हैं किसमें, स्टार्च और प्रोटीन में। जब ये स्टार्च और प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर ये वाली जो स्टार्च है और ये जो प्रोटीन बनी है वाया फर्मेंटेशन प्रोसेस, जब फर्मेंटेशन होती है तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू इससे हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करवा सकते हैं, अल्कोहल बन सकती है इससे। इसके अलावा अगर पेपर इंडस्ट्री की बात की जाती है तो ये जब हमारे पास एंजाइम ब्रेक करता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, स्टार्च में। इसी स्टार्च से हम क्या कर सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, अपनी डेली यूज़ के लिए पेपर बना सकते हैं। तो इसीलिए जो एंजाइम है वो पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किए जाते हैं। अगर बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स की बात की जाती है तो ये बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में किस तरह से यूज़ होते हैं, बेसिकली ये इनका काम यही होता है कि जो स्टार्च और प्रोटीन है उनकी रिमूवल के लिए काम हो सकते हैं। प्रोटीन हमारे पास एंजाइम है प्रोटेज, ये प्रोटेज क्या करता है कि हमारे क्लॉथ्स के ऊपर, कपड़ों के ऊपर जो प्रोटीन के दाग होते हैं, स्टेन्स होते हैं, उनको क्या करता है, रिमूव करता है। इसलिए ये कहाँ पे, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में यूज़ करता है। अगर हम बात करते हैं अमाइलेज की, तो अमाइलेज क्या होता है, ये भी डिश वॉशिंग में जो हम खाना खाते हैं तो उसमें डेफिनेटली हम प्रोटीन, स्टार्च और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब सारी चीज़ें खाते हैं, तो जो रेजिड्यूअल पोर्शन रह जाता है स्टार्च का, तो ये उसकी रिमूवल के लिए डिश वॉशिंग में हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एंजाइम को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।